बेटा एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स होता क्या है? देखिए, कोई भी एलिमेंट आपका, सपोज कीजिए एक्स कोई एलिमेंट है, वो अगर नेचर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पाया जाए, ठीक है, वो जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती हैं उसकी, वो जो डिफरेंट फॉर्म है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो क्या हो, डिफरेंट हो, और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, मतलब केमिकली अगर हम कहें तो केमिकली दे आर सिमिलर, दे आर सिमिलर। केमिकली का मीन्स क्या है कि उनका जो कंपोजिशन है, वो कंपोजिशन क्या है, वो एक ही एलिमेंट से बने हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने एग्जांपल लिया कार्बन का। कार्बन आपका एलिमेंट है, ठीक है, और ये जो है वो आपका नेचर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। जैसे अगर बात करें अपन यहाँ पे, ये आपका डायमंड की फॉर्म में पाया जाता है, ये आपका ग्रेफाइट की फॉर्म में पाया जाता है, ये आपका फुलरीन की फॉर्म में पाया जाता है। ये जो कंपाउंड्स हैं जो कि एक ही एलिमेंट से बने हैं, पर इनकी फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टीज जो हैं वो अलग अलग है। सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग है, पर जो कंपोजिशन यूनिट है, कंपोजिशन मतलब केमिकली वो किससे बने हैं, तो कंपोजिशन जो यूनिट है वो क्या है, इसकी सेम होती है। तो सिंपली भाषा में हम ये कह सकते हैं बेटा कि आपके एलोट्रोप्स क्या होते हैं कि एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण ये आपके दो या दो से अधिक, मतलब डिफरेंट फॉर्म में भी कह सकते हो आप, पाए जाए, और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, अलग हो, और पर उनकी जो कंपोजिशन यूनिट है वो क्या हो, सेम हो। ऐसे जो फॉर्म्स हैं, ऐसी जो एग्जिस्टेंस है किसी भी एलिमेंट्स की, उनको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स बोलते हैं। तो एलोट्रोप्स की अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ 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 एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी हो सकती है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इट एग्जिस्ट। ये जो एग्जिस्ट पाया जाता है, इट एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी आपके फॉर्म हो सकते हैं, एंड these forms these forms are physically and these forms are physically and chemically different properties। उनकी जो फॉर्म्स हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, बट देयर कंपोजिशन यूनिट विल बी सेम, नोन एज, इसी को क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स बोलते हैं। क्या बोला कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी जिसके कारण वो आपका दो या दो से अधिक, ये बता रहा, इट एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म, टू और मोर फॉर्म आपका जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट और फुलेट, एक एग्जांपल ले लिया अपन ने कार्बन का। और दीज फॉर्म आर फिजिकली, ये जो फॉर्म्स है डायमंड है, ग्रेफाइट और फुलेरिन है, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, फिजिकली भी आपके अलग होते हैं और केमिकली भी आपके अलग होते हैं, बट इनकी जो कंपोजिशन यूनिट है वो क्या रहती है, सेम रहती है। सभी के सभी कार्बन से बने हैं, सभी के सभी क्या बने बेटा, कार्बन से बने हैं। ऐसे को हम क्या बोलेंगे, एलोट्रोप्स बोलेंगे। ये बताओ पहले डेफिनेशन समझ में आ गई, एलोट्रोप्स होता क्या है, यस या नो? सभी ने लिख दी डेफिनेशन, आगे चलो।
बोलो। तो आगे एग्जाम्पल में जैसे कार्बन ले लो, एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख दो, डायमंड कोमा ग्रेफाइट कोमा फुलरीन आर द एलोट्रोफिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, ये आपके ग्रेफाइट डायमंड फुलरीन जो हैं वो आपके कार्बन के एलोट्रोफिक फॉर्म है। और बताओ, और बताऊं एग्जांपल एक दो, आपके सिलेबस में यही है। अगर और एग्जांपल लिखना चाहो तो रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस है एक तो, और एक आपका व्हाइट फॉस्फोरस आर द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी आपका रेड फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस में भी पाया जाता है, ब्लैक फॉस्फोरस भी होता है आपका। ये आपके एलोट्रोफिक फॉर्म होते हैं आपके। लिख दिया एग्जांपल सभी ने? बोली बेटा। सभी ने एग्जांपल लिख दिए, तुम आगे चलो। चलिए, देखिए अब हेडिंग लिखिए एलोट्रोपिक, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, या फिर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये हेडिंग लिख दो। देखिए आपका ये जो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, हमें पता है कि कार्बन कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म इन नेचर। इट मेनली फॉर्म इन डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। 3 फॉर्म है आपकी यहाँ पे। तो इसमें लैंग्वेज की फॉर्म में लिखते हैं कार्बन हैविंग 3 फॉर्म ऑफ allotropic, 3 form of allotropic, that is diamond, दूसरा ग्रेफाइट एंड थर्ड है फुलरी। सभी ने लिख दिया? ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पे डायमंड की। डायमंड है क्या बेसिकली? नॉर्मली आपने डायमंड सुन भी रखा है, तो पहली हेडिंग लिखो बेटा डायमंड। डायमंड क्या है? देखिए डायमंड को आम भाषा में हीरा बोलते हैं, और सर डायमंड महंगा भी होता है, ये इतनी बात पता है, ज्वेलरी में यूज होता है। और ये अगर देखा जाए तो ये आपका जो है ज्वेलरी में भी यूज होगा, और जो आपका सर्जिकल नाइफ होती है जिससे अपन क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, वो जो नाइफ होता है उसके आके डायमंड लगा होता है। तो जनरली अपने को थोड़ी थोड़ी बात तो पता है कि डायमंड जो वो बेसिकली यहाँ पे एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है ग्रेफाइट के कंपैरिजन में, हेक्सागोनल शेप का होता है आपका। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए होता क्या है। देखिए डायमंड, डायमंड में जो है हर कार्बन जो है, ईच कार्बन, क्या बेटा? डायमंड गोल्ड से महंगा होता है बेटा,
बिल्कुल। क्या? कौन होता है जहरीला? डायमंड? अच्छा वो फिल्मों में देखते हो अंगूठी को चाट लेता हो इस तरह से, ये कहना चाह रहे हो क्या तुम? जहरीला इन द सेंस मतलब उसके ऊपर पॉइजन पॉइजन लगाते हैं ऐसे। जहरीला तो फिर ऐसे तो सारे मर जाएंगे। हाँ, हार्डनेस ज्यादा होती है बेटा, उसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जैसे मार्बल है, मार्बल को काटने के लिए जो अपने बॉडी का ऑपरेशन करना होता है तो उसके लिए जो आगे लगा होता है डायमंड, जैसे ये चक्कू है सपोज कीजिए, ये आपका चक्कू है, इस तरह से कुछ चक्कू आपका, तो यहाँ पे इसके आगे जो है वो डायमंड लगाते हैं छोटा सा, क्योंकि डायमंड की जो शार्पनेस है वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, इसके ना तो कोरोजन लगता है, मेन बात तो ये भी है, और यहाँ पे इसको स्टरलाइजेशन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बार बार इसको लेने की जरूरत नहीं है, पता चले यहाँ पे नेक्स्ट ईयर जो है आपका जो सर्जिकल आपका यहाँ पे नाइफ है वो आपका क्या हो गया, खराब हो गया या कोरोजन हो गया, कोई भी मेटल है अगर वो नेचर में हमें पता है कि वो आपका क्या होगा, उसके ऊपर कोरोजन तो लगेगा, कोरोजन लगेगा तो हम ऐसा जो नाइफ बनाते हैं सर्जिकल के लिए, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो उसमें पता चले, देखिए सब आपका जो बॉडी पार्ट खुला खुला हुआ है, सपोज करो ये, और यहाँ पे आपका जो पार्ट खुला हुआ है, यहाँ पे आपका अगर कोई मेटल टच में होगा तो अगर कोरोजन लगा हुआ, सपोज कीजिए अगर रस्टिंग लगा है, कोरोजन लगा है, तो वहां पे इन्फेक्शन भी तो हो सकता है उस मेटल से, नहीं? तो ये इस कारण हम क्या करते हैं ऐसे तरीके में, यहाँ पे हार्डनेस इतनी ज़्यादा होती है, आप बिल्कुल कहते हो कह सकते हो कि हैमर से इसको तोड़ नहीं सकते, और यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पढ़ रखा है आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हाँ या ना? एक होता है रिफ्रैक्शन और एक होता है रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण आपका क्या होता है कि मिराज फॉर्मेशन होता है। मिराज मतलब किसको बोलते हैं? मिराज वो नहीं मतलब गुटखा, कभी पता चले गुटखा के बारे में बात कर रहे हो, मिराज उसका भी नाम होता है मिराज। तो मिराज एक्चुअल में क्या होता है, एक फिनोमिना होता है जिसमें हमें क्या दिखता है कि जैसे आप गर्मियों में क्या देखते हो कि सड़क पे हो और यहाँ पे आप कोई बस में हो, कोई भी आपके पास मतलब व्हीकल है, तो आपको यहाँ पे क्या दिखता है कि सड़क के ऊपर पानी है, हाँ या ना? दूर से आपको ये दिखता है कि सड़क के ऊपर क्या है, पानी है, वाटर है। वो जो वाटर एक इल्यूजन होता है, वहां तक जाते जाते हैं तो ये आपकी जैसी बस के यहाँ पे, तो वो वाटर दिखता नहीं यहाँ पे, तो ये वाटर नहीं दिखता, तो यहाँ पे एक्चुअल में ये फिनोमेना किसके कारण हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, जिसके कारण हमें ये दिखता है कि दूर पानी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेगिस्तान में भी होता है और ये आपका समुद्र में भी होता है, समुद्र में अगर जहाज दूर है आपकी, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण आपका ये होता है कि हमें ये दिखता है कि यहाँ पे वो जहाज है वो आपका समुद्र के जो लेयर है आपकी, ये जो लेयर है इससे ऊपर हवा में चल रहा है, एक्चुअल में वो किसके कारण दिखता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण दिखता है। जैसे जैसे वो जहाज आपका पोर्ट की साइड आता है, यहाँ पे बंदरगाह की साइड आता है, तो वो आपका धीरे धीरे आपको पता चलता है हाँ ये समुद्र में चल रहा है, पर अगर दूर से देखते हो इस जहाज को, तो ये जहाज जो है वो आपका क्या होता है, ऐसा लगता है कि पानी के ऊपर आपका उड़ रहा है, पर एक्चुअल में होता नहीं है। ये उड़ता किस कारण से है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये दिखता है एक्चुअल में। चाकू के ऊपर? हाँ, ये सर्जिकल जो नाइफ होती है ना, जिसमें मेडिकली में यूज करते हैं इसको, सर्जिकल जो नाइफ होती है उसमें यूज करते हैं बेटा। हाँ बोलो क्या बात होगी? सस्ता कहाँ मिलता है? जो सर्जिकल नाइफ होती है वो काफी महंगे भी होते हैं, ऐसे नहीं कि हाँ भाई 20 रुपए का नाइफ ले आई हो दुकान पे से, ऐसे नहीं होता हो। नाइफ तो 20 रुपए से शुरू हो जाते हैं मार्केट में, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, अच्छा से अच्छा 100 रुपए का आ जाएगा। अब ज्यादा ही पैसे हैं तो भाई 200, 250 का, 300, 1000 का भी आता है नाइफ तो। पर ये जो सर्जिकल नाइफ है, यहाँ पे मेन तो बात ये है कि इसके आगे क्या होता है, आपका डायमंड होता है, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी बॉडी ऑर्गन जो है
वो आपका क्या है, उससे डैमेज नहीं होता। दूसरी बात, उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता मेटल। पता चले वहां पे कोरोजन लग गया, उसके ऊपर और कोई चीज लग गया, इन्फेक्शन लग गया, तो उससे आपके क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है बॉडी के अंदर। ठीक है, चलो आगे। चलिए, तो आप हेडिंग लिख दो डायमंड। डायमंड देखिए बेसिकली क्या है, डायमंड की अगर बात करें तो डायमंड में ईच जो आपका कार्बन है वो आपका क्या होता है, 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। जैसे आपका हेक्सागोनल शेप का होता है, अगर ये कार्बन है, ये आपका कार्बन है दूसरा, ये आपका दूसरा कार्बन। हेक्सागोनल मीन्स आपके 6, इस तरह से आपका हेक्सागोनल बनेगा। अब हमें पता है कि ये कार्बन जो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, देखिए, क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन कार्बन, 4 कितने होते हैं, 6 होते हैं या 4 होते हैं, 4 होते हैं बिल्कुल। एटॉमिक नंबर की अगर बात करें, बिल्कुल बिल्कुल एटॉमिक नंबर की अगर बात करूं मैं कार्बन की, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 होता है, जिसको आप 9th क्लास में कुछ ऐसे देखते हो कि 2 और 4, ये आपका के होता है, ये आपका एल होता है, ये सेल होती है आपकी, हाँ या ना। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन जो हुआ आपका, देखिए कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ, देखिए 1 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है और 3 बॉन्ड है। पर डायमंड में क्या होता है कि हर कार्बन जो है वो 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करूं तो ये कार्बन जो वो कुछ इस तरह से जुड़ा है कि यहाँ पे एक कार्बन है, और ये कार्बन जो वो आपका फिर आपका क्या बना रहा है, यहाँ पे इस तरह से हेक्सागोनल आपकी स्ट्रक्चर बना रहा है। ये कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है, रिपीट होता रहता है आपका। अगर यहाँ पे अपन बात करें, जैसे यहाँ पे ये जो कार्बन और कार्बन है, मतलब देखिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन जो है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है, 154, मतलब 154 पिकोमीटर होती है इसकी। हेक्सागोनल शेप का होता है, हेक्सागोनल शेप का होता है आपका, और आपका ईच कार्बन जो है, ईच कार्बन join with 4 कार्बन एटम। जैसे मैंने एक को ही दिखाया ताकि मैं इस ये डायग्राम आराम से इजीली आपका बन सके। तो जैसे आपका यहाँ पे बात करें, अगर ये कार्बन जो है, ये कार्बन आपका देखिए कितने बॉन्ड से बना हुआ है, 1 बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड हो गया और 4 बॉन्ड हो गया। मतलब हर कार्बन जो हो 4 कार्बन के एटम से क्या होता है, जुड़ा होता है, ये बात बताना चाह रहा है। अगर 4 कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा है अभी, यस या नो, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू absence, देखिए ड्यू टू absence ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के absence के कारण डायमंड हैविंग बैड कंडक्टर। ठीक है, एक तो पता चल गया कि कार्बन और कार्बन में आपका 154 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ आपकी हेक्सागोनल शेप का होता है, हर कार्बन 4 कार्बन के एटम साथ जुड़ा होता है, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, जिसके कारण ये बैड कंडक्टर आपका होता है। बैड कंडक्टर अगर होगा तो यहाँ पे दूसरी बात, इसकी जो हार्डनेस है वो बहुत ज्यादा होती है, हार्डनेस ऑफ डायमंड, हार्डनेस ऑफ डायमंड क्या है आपकी, हाइयर होती है देन ग्रेफाइट। ठीक है, ज्यादा हार्ड होता है आपका एज कंपेयर टू ग्रेफाइट, हार्डनेस भी होती है, और साथ साथ ये जो इसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो होता है आपका डेंसिटी। तो यहाँ पे पर वॉल्यूम के हिसाब से आपका जो मास है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे एक कमरा है, ठीक है, इस कमरे की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपकी कितनी है, 1 1 और 1, एक एक मीटर का आपका ये है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, 1 मीटर क्यूब हो जाएगा, यस या नो,
बोलो। तो 1 मीटर क्यूब में अगर आपका यहाँ पे वॉल्यूम होगा तो इसमें मास कितना डाल सकते हो आप? मास यहाँ पे आपका 3.5 ग्राम तक आपका ऐड हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसकी डेंसिटी होती है, डायमंड की, वो क्या होती है आपकी 3.5 ग्राम पर मीटर क्यूब के हिसाब से होती है। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 4000 जो आपका केल्विन है, इससे ज़्यादा होता है। लिख दिया सभी ने? लिखो कोई बात नहीं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे को बताओ। ये फंडा समझ में आया क्या? पहले ये बताओ मेरे को, ये जो डेंसिटी वाली बात बताई मैंने, समझ में आ गई ये बात? किसी को समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा बता दूं, अगर समझ में आ गई तो आगे चलते हैं बेटा। दोबारा बताऊं? एक बार उतार लो एक बार बेटा, आगे बता दूंगा, कोई बात, पेज टर्न करूंगा। सभी ने उतार दिया तो मैं आगे चलूं और एक बार ये बता देता हूँ डेंसिटी वाला फंडा एक बार और। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे डेंसिटी की बात। देखिए डेंसिटी यहाँ पे मैंने क्या की, डेंसिटी जो है डायमंड की, वो कितनी बताई मैंने? 3.5 ग्राम पर मीटर क्यूब। ये बताया मैंने। इसका कहने का अर्थ क्या बेटा? पर मीटर क्यूब का मतलब यहाँ पे लेंथ 1 मीटर है, ब्रेड्थ आपकी जो है 1 मीटर है, और जो आपकी हाइट जो है वो आपकी 1 मीटर है। मतलब आपका कुछ यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये आपके पास, क्योंकि भाई अगर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होगी, सीधी सी बात, लेंथ है ब्रेड्थ और हाइट है, तो तीनों अगर चीज होती ना, तो ये ध्यान रखना, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अगर तीनों चीज है तो वो जो स्ट्रक्चर है वो आपकी क्या है? 3 डायमेंशनल में। क्या है? 3 डायमेंशनल में। तो यहाँ पे देखिए, ये सपोज कीजिए आपकी लेंथ है कितनी है? 1 मीटर। और ये जो आपकी है, मैं थोड़ा सा अलग पेन से भी यूज करूंगा यहाँ पे, ये आपकी जो लेंथ है वो कितनी? 1 मीटर। और ये जो हाइट है वो आपकी कितनी? 1 मीटर। सपोज कीजिए आपने एक कमरा बनाया, रूम है आपके पास, रूम में बैठे हो, तो रूम की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और हाइट भी है। तो आपने एक ऐसा कमरा बनाया जिसकी जो लंबाई है आपकी 1 मीटर है, चौड़ाई जो है उसकी 1 मीटर है, और उसकी जो हाइट है वो 1 मीटर है। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर आप कितना मास तक डाल सकते हो डायमंड का हमने ये देखा कि 3 ग्राम जो है, 3.5 ग्राम जो है यहाँ पे डायमंड जो है ऑक्यूपाई हो सकता है। इसके बाद ये ऑक्यूपाई नहीं होगा, मतलब इतने वॉल्यूम में इतना मास ऑक्यूपाई हो सकता है। तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन में वॉल्यूम। मास कितना ऑक्यूपाई हुआ? 3.5। वॉल्यूम क्या भाई? वॉल्यूम 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आपका क्या? 1 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? 1 ही आएगा। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या थी? ग्राम, और ये क्या है आपकी? मीटर क्यूब। तो यहाँ पे डेंसिटी आपकी क्या होगी? 3.5 ग्राम मीटर क्यूब। ये तो बताया मैंने, बताओ, यही तो चीज बताइए। 3.5 ग्राम पर मीटर क्यूब है। तो यहाँ पे डेंसिटी आपकी किस में है? मास है ग्राम में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो डेंसिटी आपकी क्या आएगी? 3.5 ग्राम पर मीटर क्यूब आएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल होते हैं बेटा।
डायमंड जो है वो देखा जाता है उसकी नेचर कैसी है बेटा, उसका जो ओरिजिन है वो किस खान से मतलब किस माइनिंग से हुआ है। जैसे अगर बात करें अपन यहाँ पे, जैसे अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ के जो डायमंड होते हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं। एक आपने यहाँ पे जैसे आपके पास आपने भी सुना होगा न्यूज़ में कि इंडिया के पास भी आपका कोहिनूर वो जो था डायमंड था, हाँ है ना। तो कोहिनूर जो है उसकी मतलब ओरिजिन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस माइनिंग से आपका है वो आपका ऑब्टेन्ड हुआ है, क्योंकि डायमंड जो बनेगा वो हाई प्रेशर ज्यादा डालोगे तो आपका क्या होगा, जो एटम्स है कार्बन के वो साथ साथ महंगे। तो वो डिपेंड करता है कि किस क्लाइमेट से आपका ऑब्टेन्ड किया है और उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, उसके ऊपर उसका प्राइस का डिसाइड होता है, उसकी शार्पनेस है, उसकी शाइनिंग है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सपोज कीजिए जैसे मैं अभी ये बता रहा था कि एक डायमंड आपका ए है और एक डायमंड बी है। जनरली क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या प्रॉपर्टी होती है, एक बार लाइट अगर अंदर आ गई तो वो क्या होती है, टकराती रहती है। जैसे यहाँ पे टकरा गई, यहाँ पे टकरा गई, फिर यहाँ पे टकरा गई, फिर यहाँ पे टकरा गई, मतलब वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा, मतलब बाहर नहीं जाने देगा। ये जो सबस्टांस है वो इस लाइट को बाहर नहीं जाने देगा, तो मतलब टोटल इंटरनल मतलब अंदर, और रिफ्लेक्शन होता रहेगा उसका। रिफ्लेक्शन तो समझते हो ना, जैसे आपके पास ये एक दीवार है और आपने क्या किया, यहाँ पे आपने क्या किया, गेंद को फेंका तो गेंद ने दोबारा वापस फेंक दिया, तो ये होता है रिफ्लेक्शन। अगर आपने सपोज कीजिए आप 10th क्लास में देखते हो कि आपके पास कोई पॉन्ड है और यहाँ पे आपके पास कोई सिक्का है, कॉइन है, और आप ऊपर से देखते हो तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है, वो ऊपर दिखता है। मतलब क्यों, यहाँ पे जो फिनोमिना होता है ये आपका क्या करता है, डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा किसका कम है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण ये जो प्रोसेस होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, मतलब ये लाइट को कितना रिफ्लेक्ट कर सकता है अपनी साइड। ये प्लेन है आपका, प्लेन से दूर जाएगा या पास आएगा, तो उससे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो डायमंड है आपका, ये क्या करता है, अंदर एक बार लाइट आ गई तो उसको रिफ्लेक्ट करता रहेगा तो शाइनिंग आएगी, जिसके कारण यहाँ पे ये जो कंपोजिशन, अगर कंपोजिशन अच्छी हुई इसकी तो यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, शाइनिंग ज्यादा होगी, तो बाजार में उसकी वैल्यू तो ज्यादा होगी ना। पता चले वो शाइनिंग ही नहीं कर रहा, सपोज कीजिए ऐसा डायमंड है वो उसकी भी कंपोजिशन आपकी सेम है एज कम्पेयर टू बी, पर उसकी शाइनिंग जो है वो सेम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग है, सपोज करो। तो जो ग्राहक है, जो कंज्यूमर है, वो क्या करेगा, उसी को लेगा जिसकी शाइनिंग ज्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि जो चीज दिखती है, मतलब यहाँ पे शाइनिंग जिसकी ज्यादा है, क्योंकि डायमंड की जो पॉलिसी आपके माइंड में वो क्या है कि हाँ भाई डायमंड क्या है, वो रात को भी चमकता है, इस तरह से चमकता है, तो वो चमकेगा नहीं तो पड़ोसी क्या कहेंगे, क्या बता मेरा से ले आया हो, ऐसे नहीं बोलते। तो ये डिपेंड करता है, शाइनिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायमंड का यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू, ज्यादा की बात करूँ तो यहाँ पे 2.42 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मतलब हाई कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डायमंड का, एज कम्पेयर टू ग्रेफाइट क्या होता है, ज्यादा होता है। डायमंड कहाँ पे मिला था, वो तो अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग मतलब जो जियोलॉजिस्ट हैं वो अलग अलग बात कर रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे डायमंड ज्यादा पहले मिला था, यहाँ पे पहले मिला था, इस तरह से मतलब अलग अलग है उसका। खोजा तो माइनिंग वालों ने था, जो माइनिंग करेगा वही खोजेगा। नहीं अभी तक मतलब उसका मतलब प्रॉपर कोई किसी नाम है नहीं बेटा। अब माइनिंग तो सारे देश में होगी बेटा, आपको पता है राजा महाराजा के टाइम पे माइनिंग वहां पे उस टाइम पे भी होती थी, तो ऐसे थोड़ी है वो राजा ने अपना हाँ भाई लिख दिया ठीक है, दूसरे राजा इजिप्ट का राजा उसने भी कह दिया हाँ भाई मेरे पास भी डायमंड है, तो वहां पे कोई तथ्य नहीं है स्ट्रॉन्ग अभी तक। हाँ भाई अपन ये कह सकते हैं कि कोई दोस्त देश ये कह रहा है कि यहाँ पे हमारा डायमंड पहले मिला था, कोई देश कह रहा है यहाँ पे डायमंड ज्यादा है, तो वो डिपेंड करता है कि मतलब उसका कार्बन डेटिंग कार्बन डेटिंग डिपेंड करता है किसका कार्बन डेटिंग ज्यादा है। कार्बन डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम ये पता करते हैं कि ये जो सब्सटेंस है वो कितना उम्र तक जी रहा है। जैसे आप ये कहते हो, जैसे आपने यूट्यूब पे भी देखते हो या डिस्कवरी में भी देखते हो कि एक जैसे कछुआ है, तो कछुए की लाइफ आपकी 150 साल तक जी गया, 100 साल तक जी गया। हमें कैसे पता भाई 150 साल तक जी गया, हम वहाँ पे कोई बैठ के ये थोड़ी देख रहे कि हाँ भाई ये 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया। ये जो डिपेंड करता है कार्बन डेटिंग के ऊपर देखते हैं अपन। जैसे कोई बरगद का पेड़ है, अपन ये नहीं कहते जैसे बुद्ध है,
भगवान बुद्ध है, उन्होंने तपस्या करी थी बरगद के पेड़ के नीचे, तो हमें क्या पता भाई वो पेड़ कितना, मतलब उसकी लाइफ कितनी है। तो बरगद का पेड़ को जो नाप अपनी यहाँ पे देखते हैं, तो वो किसके द्वारा देखते हैं, कार्बन डेटिंग के द्वारा देखते हैं। कार्बन डेटिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम ये पता करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की लाइफ कितनी हो चुकी है, कितनी लाइफ जी चुका है। बोलो बेटा, अगर चल समझ में आ गई तो मैं आगे चलूं। कार्बन डेटिंग, कार्बन तो सब में होगा, सब में होगा, ह्यूमन बीइंग से लेके सब तक होगा। कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जिसका कार्बन नहीं होता। मतलब किसी भी सब्सटेंस की हम कार्बन देखते हैं, चेक करते हैं, हाँ भाई ये कितना कार्बन, मतलब कितनी लाइफ तक जिया। जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग में भी आपके कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज है आपका, तो कार्बन तो है, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ बॉडी के अंदर, तो वो आपका क्या करेगा, वो बताएगा कि हाँ भाई कितने दिन तक आपने जिया है, कितने तक ये करा है। तो कार्बन, कार्बन डेटिंग से अपन देखते हैं कि कार्बन आपका कैसे गया है। बात समझ आ गई बेटा, हाँ या ना? ठीक है, तो मैं इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखवा देता हूँ, डायमंड की में। इसमें लिखना बेटा, इन डायमंड, इन डायमंड each carbon is bonded with 4 carbon atoms, and bond length of carbon and carbon is 154 picometer। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, इन इन डायमंड each carbon use 4 electron to form bond, so yeah, due to absence of free electron, diamond having bad conductor of heat and electricity। थर्ड बात, ड्यू टू high refractive index, it having shiny in nature। क्वेश्चन ये पूछ सकता है यहाँ पे, देखिए कि why diamond having shiny in nature। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, ड्यू टू हाई, सभी को दिख रहा है ना बेटा, आवाज आ रही है क्या, ये बताओ मेरे को, हेलो, ठीक, ड्यू टू हाई refractive index, diamond can show total internal reflection, due to which diamond having shiny in nature। इतनी बात लिख दी, तुम आगे चलो। क्या बेटा, due to absence of electron, not carbon, because each carbon having bonded 4 carbon atoms, so no free electrons are present in their crystal structure,
So we can say due to absence of free electron, diamond having bad conductor of heat and electricity. It's depend upon crystal structure. It can show in graphite as well as fullerene because their structures are different as compared to diamond. Okay, beta. It depend upon structure because structure decide the how many free electrons are present or not. If free electrons are not present, then it bad conductor. If free electrons are present, then it good conductor. So it's depend upon crystal structure of कार्बन. कार्बन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा उसने स्ट्रक्चर बना रखा है. अगर ये बात समझ आ गई तुम आगे चलो बेटा. ठीक है. तो इसमें आगे पॉइंट पॉइंट बनाते लेके चलो. डेंसिटी ऑफ डायमंड इज 3.5 gram per meter cube, due to which it having dense in nature. So diamond is harder as compared to ग्रेफाइट, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है जिसके कारण ये डेंस है, जिसके कारण डायमंड जो वो आपका ग्रेफाइट के कंपैरिजन में आपका क्या है, ज़्यादा हार्डर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. लिख दिया होगा बेटा इतनी बात. बताओ एक पॉइंट और लिख दो. देखो यहाँ पे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज greater than 4000 केल्विन. मतलब 4000 केल्विन से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है. ये इतनी बार डायमंड की थी बेटा, स्ट्रक्चर आपने बना ही लिया. ठीक है. अब बात लिख दो इसमें यूजेस ऑफ डायमंड. सभी ने लिख दिया? सभी ने लिख दिया कि बेटा यूजेस ऑफ डायमंड पहला लिख दो. मैं बोल रहा हूं सुनाई दे रहा सभी को या लिखूं यहां पे? लिखना पड़ेगा. लिख दो. ड्यू टू हार्डनेस डायमंड is used for cutting marble. मार्बल है जैसे ग्रेनाइट भी होता है, उसको भी काटने के काम में आता है. गलास है. ठीक है. इट आल्सो यूज्ड इन ज्वेलरी पर्पज. ज्वेलरी में भी यूज होता है आपका. थर्ड, इसमें आप कह सकते हो कि इट इज यूज्ड इन मेकिंग सर्जिकल नाइफ जो होती है आपकी स्पेशल टाइप की जो होती है, स्पेशली सर्जिकल नाइफ्स. 3 पॉइंट बहुत है. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा ग्रेफाइट की. ग्रेफाइट क्या चीज़ है और ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में डिफरेंस देखेंगे. अगर टाइम मिल गया तो फुलरीन को भी स्टार्ट करें. कौन सा?
और किसी से बेटा काटेगी तो वो जो ब्लेड है, जैसे अपन आम भाषा में उसको आरी बोलते हैं या और कुछ बोलते हैं, जैसे ये मोटर से लगा दिया अपन ने, ये ब्लेड है, तो ये ब्लेड जो वो टूट जाएगी। मेन बात ये है, क्योंकि आपने अगर कटिंग देखी हो मार्बल की तो वो कंटिन्यूस पानी भी गिरते रहते हैं। हाँ, वो इसलिए गिरते क्योंकि वो जो है, ये जो मेटल की जो सरफेस है वो ज़्यादा हीट हो जाएगी, और हीट होती वो आपका क्या है, जो मार्बल का टुकड़ा है, जो भी पीस है, लम्स हैं, वो उसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। अगर तोड़ देंगे तो फिर वो ज़्यादा कॉस्ट में पड़ेगा। उनका तो एक बार लिया हो बस डायमंड वाला। डायमंड का ये थोड़ी होता है कि इस पे पूरा ही डायमंड है, मतलब इसकी जो ये जो लेयर होती है, ये आपकी क्या होती है, वो जो बाहरी वाली जो सरफेस है वो आपका क्या है यहाँ पे, वो आपका क्या होता है, उसका डायमंड से पॉलिश किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे उसकी मतलब हार्डनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। ये है, क्योंकि अगर तू खुद सोच, जैसे क्योंकि अगर डायमंड जैसे मेटल यूज करे, सपोज कर तूने कोई भी आयरन का जैसे पीस यूज किया है, तो आयरन जैसे अपना आम भाषा में कुहाड़ा होता है, तो उसको अपन पैना करने के लिए, उसको शार्प करने के लिए क्या करते हैं, उसको किसी पत्थर के ऊपर रगड़ते हैं। अगर आपने ये भी देखा हो कि कई आपके नाइफ होते हैं जो आपके लो के होते हैं, तो वो बीच में से, जैसे ये नाइफ है, सपोज कर ये जो नाइफ है पहले ऐसा था, अब वो यूज होके नाइफ जो है वो ऐसा हो गया कुछ, वो यहाँ पे ऐसा हो गया, क्योंकि ये जो मेटल है, ये जो इतनी आपकी मेटल वो कहाँ गई, वो आपकी कहीं ना कहीं वो यूज भी हो चुकी है। अब अगर ये यही केस अगर अपना किसका, आयरन का, अगर आयरन का यूज करेंगे तो ये जो आपका पत्थर है, लम्स है, मार्बल है, तो वो क्या करेगा, इसको जल्दी से यूज कर लेगा, क्योंकि फ्रिक्शन भी तो हो रहा है ना, फ्रिक्शन हो रहा है, तो ये जो मेटल की जो आपकी गोल गोल जो है आपकी, वो आपका क्या हो जाएगा, जल्दी यूज हो जाएगा, और जल्दी यूज होगा तो फिर आपका क्या मतलब है, फिर वो तो ये है कि मतलब बार बार इसको चेंज ही करता रह जाएगा इसको। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डायमंड की पॉलिश वाली जो है ये कटर जो है वो यूज करते हैं, ताकि जो डायमंड है वो आपका फ्रिक्शन इसका कम होता है एज का, जैसे जैसे घूमेगा। क्योंकि अगर ये सपोज कर डायमंड वाली पॉलिश है और ये आपका क्या पत्थर है, तो यहाँ पे अगर इससे करेगा तो यहाँ पे इसमें फ्रिक्शन के साथ साथ डिग्रेडेशन की जो प्रॉपर्टी वो कम है एज कंपेयर टू अदर मेटल। इसलिए हम क्या करते हैं, डायमंड को यूज करते हैं मार्बल की कटिंग और ग्रेनाइट के लिए। डायमंड को काटना तो उसका इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं बेटा, अलग अलग प्रोसेस होते हैं, हाई प्रेशर डालना पड़ता है, तो ये सारी चीजें हैं उसमें, ये अलग ही। डायमंड डायमंड से भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, उसकी हार्डनेस उससे भी ज्यादा हो। सपोज कर दो डायमंड है तेरे पास, तो एक की हार्डनेस थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू, और दूसरी की हार्डनेस ज्यादा है। इसको अपने को काटना है तो अपन ऐसा डायमंड यूज करेंगे जिसकी हार्डनेस इससे क्या हो, ज्यादा हो। जैसे बी है आपका, तो बी को हम इसका क्या करेंगे, यूज कर लेंगे इसको काटने के लिए। अब सपोज कर बी को ही काटना है, तो ऐसा डायमंड यूज ऐसा लेंगे अपन नेचर के अंदर जिसकी शार्पनेस बी से भी ज्यादा, तो इसको ये क्या कर देगा, कट कर देगा। पर ये जो है वो हाई हाई प्रेशर में होता है, ऐसे नहीं कि हाँ भाई ऐसे नॉर्मल प्रेशर में हो गया बस काटने बस। आगे बात समझ बेटा। नेक्स्ट वीडियो में एक तो ग्रेफाइट पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टी है, यूजेज हैं, और डिफरेंस देख लेंगे ग्रेफाइट और डायमंड का, क्योंकि क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं छोटे छोटे आपके। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो बता दो। ठीक है बेटा, फिर ओके, बाय बाय बाय।